ओके, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग का स्कोप है वो उसके लेटर ऑफ एंगेजमेंट से डिसाइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है जब ये ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट करते हैं तो सबसे पहला जो काम रहता है वो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी लेटर ऑफ एंगेजमेंट इश्यू करता है। लेटर ऑफ एंगेजमेंट यानी कि रेगुलर जनरल टर्म में बोला जाता है अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसे लेटर ऑफ एंगेजमेंट करके बोलते हैं। तो वहां पे उस पर लिखा रहता है कि हम लोग आपको 1 साल के लिए ऑडिटर बना रहे हैं, ये टाइम से ये टाइम तक आप ऑडिटर रहेंगे। ठीक है, और उसके अंदर पूरे स्कोप बताएगा कि आपको क्या क्या चेकिंग करनी है। लेकिन कुछ ऐसा ऑडिट के टाइप है जिसका स्कोप लेटर ऑफ एंगेजमेंट नहीं बताता है, वो एक्ट खुद बताता है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, तो अगर कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए सपोज ऑडिटर को अपॉइंट किया और उसमें अगर सपोज कंपनी लिख के दिया कि हम लोग आपको ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट कर रहे हैं और आपको सिर्फ बैलेंस शीट चेक करना है, पीएनएल चेक मत करना। ठीक है, तो वो वैलिड नहीं है क्योंकि स्कोप विल बी डिटरमाइंड बाय द एक्ट इटसेल्फ। एक्ट खुद डिसाइड करेगा उस पे, कंपनी या ऑडिटर वो लोग स्कोप डिसाइड नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, लेकिन कुछ जनरल पॉइंट्स है कि जो सीए इंस्टीट्यूट ने बताया है कि ओवरऑल ऑडिट करने के टाइम पे उसको मिनिमम क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर एक और ऐसे 200 करके दिया है। According to SA 200, overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing, the scope of audit should cover the following aspect. Audit में क्या क्या कवर होना चाहिए? ठीक है, वो सिर्फ हाईलाइट करके रखो, स्कोप ऑफ ऑडिट शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, ऐसे 200 के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें सेकंड जो लाइन है ना, appropriate audit procedure may include either compliance procedure, that is study of accounting system and internal control, or substantive procedure, testing of authenticity, accuracy and completeness of information in the accounting records। ये हाईलाइट कर। ओके, चलो। तो दो टाइप के टेस्ट रहते हैं, एक आता है कंप्लायंस प्रोसीजर और एक आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। कंप्लायंस प्रोसीजर यानी क्या? तो पहले ऑडिटर जाएगा तो डायरेक्टली ऐसे नहीं कि फाइल दे दो, बैठ गया, टैरिफ एंट्रीज चेक करने लगा और हो गए, वैसे नहीं होता। पहले वो जाएगा, एक क्वेश्चन लेके जाता है। ठीक है, अकाउंटेंट को बोलेगा कि ये फिल कर, इसका आंसर्स लिख के दे, और वो क्वेश्चंस पे वो ट्राई करेगा ये चेक करने को कि ये लोग का अकाउंटिंग सिस्टम कितना प्रॉपरली काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि मन में आया वैसे एंट्रीज पास करना स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉपर फॉलो करने का वे नहीं है। एक जन एंट्री पास कर रहा है, वही चेक भी बना रहा है, तो ऑब्वियसली वो अगर गलत गलत चेक बनाएगा फ्रॉड करने के लिए, तो एंट्री पास करने वाला बंदा भी वही है, वो तो इजीली फ्रॉड करेगा। तो एंट्री पास करने वाला बंदा अलग रहना चाहिए, चेक बनाने वाला बंदा अलग रहना चाहिए, चेक पे साइन करने वाला बंदा अलग रहना चाहिए। या फिर अगर चेक बनाने वाला बंदा जिसने एंट्री पास किया उसी ने चेक बनाया लेकिन साइनिंग अथॉरिटी उसको नहीं देना चाहिए, वरना वो तो इजीली फ्रॉड करेगा और इजीली फ्रॉड को वो ढक भी देगा। पॉइंट समझा? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाके उसका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, ऑथोरिटी किसके पास है, असेट खरीदना है तो कौन डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास के लिए प्रिंटर खरीदना है तो मैं जाके लेके आया,
और यहाँ पे रख दिया। दूसरे दिन प्रसाद सर आए, बोलते कि अरे ये कहाँ से आया, उनको पता ही नहीं। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो कौन से ऑफिसर को कितने वैल्यू का असेट खरीदने का राइट है, वो कितने असेट्स को परमिशन दे सकता है, ये सब चीज का प्रॉपर बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड रहना चाहिए। समझ में आया? तो ये सब चेक कौन करेगा? तो कंप्लायंस प्रोसीजर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल ऑडिट नहीं होता है, लेकिन ऑडिट से रिलेटेड यहाँ पे अपन पहले इंश्योर कर लेते हैं कि कंपनी का वर्किंग प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जहाँ पे अपन वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करेंगे कि वो ऑथेंटिक, एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि। वो रेगुलर ऑडिट। ठीक है, सब्सटेंटिव बोला तो रेगुलर, कंप्लायंस बोला तो इनिशियल पार्ट जो सीए खुद करेगा, जाके वेरीफाई करेगा कि कंपनी का ओवरऑल सिस्टम प्रॉपर सेट हुआ है कि नहीं। समझा? चलो, सेकंड जो पॉइंट है उसमें, वो जो सेकंड लाइन है, एप्लीकेबल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये वो लोग ने प्रॉपरली फॉलो किया है कि नहीं किया, ये चेक करना है। यानी कि एएस और कंपनीज एक्ट दोनों का फॉर्मेलिटीज कंप्लाई होना चाहिए। एएस जनरली सभी के लिए है, और कंपनीज एक्ट बोला तो कंपनीज के लिए है। अगर कोई और कंपनी रहेगा, जैसे बैंकिंग रहेगा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, वैसे तीसरा है कि उसको एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट। अब इसमें कभी कभी ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल, अब वो पहले के एग्जांपल वापस देता हूँ कि दो टीसी है। एक टीसी ने एक बंदे को देख के बोला इसके पास टिकट नहीं रहेगा, पकड़ते उसको। दूसरा बोलते नहीं नहीं, रहेगा, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो दोनों का प्रोफेशनल जजमेंट अलग अलग है, और दोनों में से एक राइट रहेगा, एक रॉन्ग रहेगा। तो वैसे सेम वे सीए का भी होता है, जब वो लोग ऑडिट करते हैं तो एक ऑडिटर को वहां पे कुछ सस्पेशन दिखा, उसे इन्वेस्टिगेट किया, और वहां पे रियल में निकला है या तो नहीं निकला है। और दूसरे को वो मैटर फील ही नहीं हुआ, बोलता है कि यहाँ पे क्या देखने का, ये काम का ही नहीं है, इग्नोर कर। समझ में आया? तो ये प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड है। अपन डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उसको भी देखो, दो अलग अलग टाइप के डॉक्टर रहते हैं। एक डॉक्टर हाथ लगा के अपने को मेडिसिन दे रहे थे, मुझे ये हुआ है, ठीक है, मेडिसिन दे रहे थे। और दूसरा डॉक्टर, पहले चेक करना पड़ेगा, ब्लड रिपोर्ट निकालो, एक्सरे निकालो, ये निकालो, वो निकालो, 1000 रिपोर्ट बोलेगा। सब रिपोर्ट निकाल के आएंगे, निकलेगा कुछ नहीं, पर बोलेगा ठीक है ये मेडिसिन लो। ठीक है, हाँ यही है। तो ऐसे सिचुएशन आते हैं, मीन्स दोनों डॉक्टर्स ही है, दोनों ने सेम डिग्री ऑक्यूपाई किया है, लेकिन दोनों का प्रोफेशनल जजमेंट अलग अलग है। तो सीए का भी सेम वैसे ही होता है। ठीक है, तो अब मेरा ही प्रसाद सर का और मेरा अगर तुम कंपेयर करोगे तो बहुत सारी जगह पे उन्होंने काफी डिफरेंट वे से थिंकिंग रखी। ठीक है, तो दोनों क्वालिफिकेशन वाइज दोनों सेम है, लेकिन दोनों का थिंकिंग कुछ मैटर्स में काफी अलग है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल जजमेंट सीए को एप्लीकेबल होता है। तो जब सीए वहां पे जाएगा, तो उसने जो 3 साल आर्टिकलशिप में सीखा, उसके बाद में जब उसे खुद इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट किया, उसको ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस मिला, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो जजमेंट लेता है कि कौन से एरिया में चेकिंग करने पे फ्रॉड एरर मिल सकते हैं, कौन से एरिया में चेकिंग ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, वो टोटली उसके प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड। पॉइंट समझा? ठीक है, ये स्किल्स एंड डेवलप, ये स्किल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होते, एक बार बर्थ नहीं रहते, ये ट्रेनिंग ले लेके काम कर करके समझ में आता। अब ऐसे भी कुछ ऑडिटर्स है कि जो लोग जस्ट बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बताओ, वो लोग बैलेंस शीट पीएनएल देख के बोल देते हैं कि ये एरिया चेक करो, ये एरिया में फ्लॉड एरर मिलेगा, और रियल में मिलता है। एक्सपीरियंस है उनको, सालों से कंटिन्यू वही काम कर रहे हैं। कुछ ऑडिटर ऐसे है कि कुछ अकाउंटेंट ऐसे है कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ ना, उनको सिर्फ बैलेंस शीट बताने का। तो लोग बोलते हैं कि ये चेक कर, यहाँ पे तेरा कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, वो रहेगा, और वो रियल में वहां पे निकल और टैली होता है। ये प्रोफेशनल जजमेंट है वो लोग का। ठीक है, तो वैसे ही जो हाथ लगा के मेडिसिन दे रहे हैं,
वो डॉक्टर्स सालों से काम कर करके वो लोग को वो एक्सपीरियंस आ चुका है कि वो लोग पेशेंट को देख के, उसको हाथ लगा के, उसका कंडीशन देख के, विदाउट रिपोर्टिंग वो लोग को समझ में आता है कि इसको पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। और मेजर टाइम वो लोग का प्रोफेशनल जजमेंट राइट होता है। कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट गया, बहुत ज्यादा फीवर है, तो उसको डायरेक्टली टाइफाइड का मेडिसिन स्टार्ट कर दिया और बोलेंगे कि अभी जाके चेकअप कराओ। रिपोर्ट दूसरे दिन आएगा लेकिन टाइफाइड का मेडिसिन ऑलरेडी एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया था, और रियल में टाइफाइड निकलता भी है क्योंकि उनको पता था कि इसका जो सिम्टम्स है वो पूरा टाइफाइड का ही है, तो टाइफाइड ही है इसको। सिर्फ एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रिपोर्ट निकलवा लेते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट को रुकाने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट अभी से स्टार्ट कर देते, तो लोग दे देते मेडिसिन। हाँ समझ गए, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल जजमेंट यहाँ पे फॉलो होगा। इसमें मेन तो क्या लिखने का, स्कोप ऑफ ऑडिट में मेन पॉइंट ये लिखने का, ये जो 3 पॉइंट है वो तो है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि स्कोप ऑफ ऑडिट विल बी डिटरमाइंड बाय द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, प्रीवियस पैराग्राफ में जो था, लेटर ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड करेगा, बट इन सर्टन टाइप्स ऑफ ऑडिट द स्कोप विल बी डिटरमाइंड बाय द एक्ट गवर्निंग द कंपनी। ठीक है, जो एक्ट है वो डिसाइड करेगा, स्कोप कैन नॉट बी लिमिटेड, ठीक है, बाय लेटर ऑफ एंगेजमेंट। तो ये मेन तो लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट समझा क्या? ऑन ऑन वर्ड्स में तो लोग को लिख के आने का, लेकिन मेन क्या लिख के आने का कि अगर नॉर्मल ऑडिट रहेगा तो जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट में स्कोप लिखा रहेगा वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक एक्ट का ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ठीक है, तो उसका जो स्कोप रहेगा दैट विल बी गवर्न्ड बाय द एक्ट। ठीक है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट स्कोप को लिमिट नहीं कर सकता। पता चला? ठीक है, चलो अभी बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ऐसे 200 मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ओके, चलो अभी बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ये बेसिक ऑडिटिंग से रिलेटेड प्री रिक्विजिट अपन बोलते हैं ना कि मिनिमम चीजें क्या क्या होना चाहिए, वो तुम लोग को ऐसे 200 भराता है। ऐसे का नंबर लिखना कंपलसरी है, ऐसे का नंबर लिखना, उसका नाम लिखना, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ये ऐसे का ही नाम। ऐसे 200 मेन, ऐसे पहला जो है ऐसे कि जो तुम लोग को ओवरव्यू बताता है ऑडिटिंग के बारे में, वो ऐसे 200 है, आगे दूसरे भी आएंगे। हाँ, डिस्क्लोजर। तो ऐसे 200 इशूड बाय सीए इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहला जो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, पहला इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस, 3 वर्ड है। इंटीग्रिटी यानी क्या? नहीं, 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 इंटीग्रिटी वो नहीं होता। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी बोलते हैं ना, इंटीग्रिटी।
ठीक है, द पर्सन शुड बी इंटीग्रेट, पर्सन विथ द कॉरिडोर्स ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये इंटीग्रिटी बोला तो ऑनेस्टी, वो ऑनेस्टली काम करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उसको क्या काम करना है उसको पहले से पता रहना चाहिए। वो वहां पे जा रहा है, वहां में फाइल्स ढूंढ रहा है, जो फाइल हाथ में आया वो चेक करके बैठ गया, पूरा दिन निकाल दिया, शाम को घर पे, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उसको पता रहना चाहिए कि आज मुझे वहां पे जाके क्या काम करना है, क्या चेकिंग करना है, कितने टाइम में करना है, कौन से मंथ का करना है, कौन से डेट्स का करना है, कैसे चेकिंग करना है, ये सब कुछ उसको पता रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। और तीसरा इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है, बॉस का फ्रेंड है, उसका रिलेटिव है, ठीक है, तो वो केस पे वो ऑडिट इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। तो ऑडिट इंडिपेंडेंटली करने के लिए वो इंडिपेंडेंट रहना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि जब भी वो ऑडिट करता है, तो ऑडिट करने के टाइम पे उसको बहुत सारे सीक्रेट मैटर्स पता चलते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में स्कोप डिसाइड करता है एक्ट, और एक्ट ने कोई स्कोप रखा नहीं है, वो हर चीज को चेक कर सकता है। अगर कोई लीगल एग्रीमेंट हुआ है, जैसे दो कंपनीज का अमालगमेशन हुआ, उसका डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, तो इवन वो भी वो चेक कर सकता है। अब वो अमालगमेशन के टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है वो एक सीक्रेट मैटर है, लेकिन सीए को पता चल रहा है ऑडिट करने के टाइम पे, उससे जाके कॉम्पिटिटर्स को बता दिया कि ये लोग ने एग्रीमेंट में ये लिखा है, उससे दूसरी कंपनी से वैसा एग्रीमेंट बना लिया। ठीक है, तो ये सब तो पूरा मिसयूज हो जाएगा। तो इसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी ये मस्ट है कि इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो उसको सीक्रेट रखना है, वो किसी को भी बताना नहीं। इवन एजुकेशनल पर्पज के लिए भी बताना अलाउड नहीं। नहीं कि अगर मैंने कोई कंपनी का ऑडिट किया और उसमें मुझे कुछ नया पॉइंट समझा, मैंने सिखाने के लिए तुम लोग को वो कंपनी का एग्जाम्पल दिया कि वो कंपनी में ऐसे ऐसे हुआ, वो भी अलाउड नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर को ब्रीच करता है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि एकदम कॉन्फिडेंशियल रखना कंपलसरी है। तो हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, नंबर्स, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। तीसरा है स्किल एंड कॉन्फिडेंस। स्किल एंड कॉन्फिडेंस, उसको काम करने के लिए स्किल रहना कंपलसरी। अगर उसको ये नहीं पता कि काम कैसे निकलवाने का, तो वो नहीं होगा। तो उसको स्किल एंड कॉन्फिडेंस उसको ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पीरियड उसको सीखने को मिलेगा, और उसको उसको कंटिन्यूअसली डेवलप करते ही रहना है। नेक्स्ट है वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। सीए सब कुछ खुद काम नहीं कर सकता, तो उसको वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, वो ऑपरेशन भी कर रहा है, वो सीजर भी ढूंढ रहा है, स्टिचेस भी ढूंढ रहा है, इंजेक्शन भी ढूंढ रहा है, हर चीज वो खुद ही कर रहा है, तो ऑपरेशन करेगा कैसे? तो उसको मेन काम करना है, वो सिर्फ वहां पे पेशेंट के सामने खड़ा रहेगा, वो मेन ऑपरेशन का काम कर रहा है, वो सिर्फ हार्ट करेगा, नर्स उसको जो भी उसको चाहिए वो दे देगी। कंटिन्यू मॉनिटरिंग है, एक जूनियर डॉक्टर रहेगा जो मॉनिटर्स को चेक करते रहेगा कि हार्ट रेट कितना है वगैरह, ठीक है, बीपी का लेवल कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, सेचुरेशन लेवल कितना, वो कंटिन्यू वो चेक करेगा, और वो मेन डॉक्टर को इन्फॉर्म करते रहेगा क्योंकि वो बिजी है मेन ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे करके लोग टीम में काम करेगा तभी जाके ऑपरेशन होता है, एक बंदा अकेला सब कुछ काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी ऑडिट के लिए इट विल बी डन बाय अ टीम, और सीए का काम ये रहेगा कि उसको टीम को कोऑर्डिनेट करना है। तो वर्क डन बाय अदर्स, ठीक है, उसको इसको मॉनिटर करना है। वो काम दे देगा, वो खुद काम करेगा नहीं, वो उसे सुपरवाइज करेगा। और जो मेन कोर एरिया है, फाइनल रिपोर्ट वगैरह बनाना, ठीक है, जो जूनियर ने काम किया उसका जो भी क्वेरीज वगैरह आया उसको आंसर देना, मैनेजमेंट से बात करना वगैरह, ओवरऑल कंपनी जेड का फॉर्मेट वगैरह फॉलो हुआ कि नहीं, स्टॉक सॉरी सेबी का जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो हुआ कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ कि नहीं, वो जो क्रीम एरिया है, जो कोर बड़े लेवल का एरिया है, वो सिर्फ मेन सीए करेगा। बाकी छोटे छोटे जो काम है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन वगैरह, वो सब जो जूनियर स्टाफ है वो लोग ही करे। हाँ, समझ में। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यानी क्या कि जब भी वो ऑडिट करेगा तभी इंपॉर्टेंट मैटर्स का कॉपीज वो अपने पास रख लेगा, एज अ प्रूफ कि उसने वो मैटर्स को चेक किया। एक नया एग्रीमेंट साइन किया कंपनी ने, कोई लीज साइन किया, ठीक है, नया असेट खरीदा, उसका डॉक्यूमेंट का कॉपी एक ले लो, ऑफिशियली बोल के, छुपा के नहीं। ठीक है, बोलने का कि हमारे रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी चाहिए, जेरोक्स निकाल के लेके आओ। वो लोग खुद कंपनी वाले जेरोक्स निकाल के लेके आएगा और ऑडिटर को दे देगा। ऑडिटर भी अपने पास एक परमानेंट फाइल के हिसाब से ऑलवेज रखेगा। फ्यूचर में कभी भी कोई भी फ्रॉड एरर वगैरह आया तो अपना नॉन गिल्टीनेस वो वही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रूव कर सकता है कि मैंने ये सब चेक किया था, मेरा गलती नहीं है, मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया गया था, इसके लिए मुझे डाउट नहीं आया।
समझ में आया, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डॉक्यूमेंटेशन में इवन ये भी काउंट होगा कि वो जो डायरी वगैरह मेंटेन करेगा और हर स्टाफ उसको जो क्वेश्चंस वगैरह लिखेगा कि मुझे ये डाउट आया, मुझे ये नहीं समझा, मुझे ये एंट्री पता नहीं चला, तो मैंने ये अकाउंटेंट को पूछा, अकाउंटेंट ने ये आंसर दिया, वो हर चीज वो नोट डाउन करेगा। ये भी एक प्रूफ है कि हमने हमारा काम बराबर किया। समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग यहाँ से घर पे गए, घर पे जाके आज मम्मी डैडी ने पूछा क्लास गया था, बोला हाँ, क्या कर रहा है, उन्होंने क्या ऑडिट सीखा है। ठीक है, आप मम्मी डैडी को कंफर्म कर रहे हैं कि ऑडिट में क्या सीखा। सब्जेक्ट का नाम तो ले लिया, लेकिन काम रियल में किया है क्या। तो क्वेश्चन बोल सकते हैं, कौन सा टॉपिक करवाया है, कितना पेज सीखा है, इंपॉर्टेंट क्या था, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या मार्किंग किया, पूछेगे ना वो। ठीक है, तो वैसे समझे डॉक्यूमेंट्स तुम लोग का ये काम किया है वो प्रूव करेगा। अगर तूने पूरा मॉड्यूल ब्लैंक रखा है, पेजेस ओपन भी नहीं हुआ है, तो मॉड्यूल देख के मम्मी डैडी समझ जाएगा इसे मॉड्यूल ओपन ही नहीं किया है, क्लास में क्या पढ़ाई किया है इसने, या तो गया ही नहीं है, या तो गया है लेकिन पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट वगैरह किया, साइड में नोट्स वगैरह लिखा, ये दोनों का नॉन गिल्टीनेस प्रूव करे। तो वैसे ही डॉक्यूमेंट्स दोनों को बना के रखना, नोटबुक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखा, कुछ सम सॉल्व किया वगैरह, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स पे काउंट हो। हाँ समझ में, वैसे ही सेम वे सीए को भी ये सब काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग। ऑडिट कभी भी विदाउट प्लान नहीं होता। ठीक है, तो जब ये ऑडिट स्टार्ट होता है तभी वो कंपनी के साइज के हिसाब से सबसे पहला काम ऑडिटर एक टीम बनाता है। वो टीम में 3 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 10 मेंबर, कितने मेंबर्स चाहिए वो डिसाइड करेगा। इवन जो बड़े फर्म्स है उसका इतना बोलते हैं ना कि प्लानिंग स्टेज इतने बड़े लेवल पे रहता है कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो ऑडिटर रहता है ना वो 1 साल पहले अपॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर नेक्स्ट ईयर का ऑडिटिंग करवाना है तो ये साल से अपॉइंट करो। तो अगर सपोज उन्होंने कोई केपीएमजी है या फिर पीडब्ल्यूसी है, ऐसे कोई टॉप 5 फर्म में से कोई फर्म को अपॉइंट किया, तो तुम लोग को अगले साल कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में वो तुम लोग के कंपनी में आके ऑडिट करेगा, वो लोग 1 साल पहले से बता रहे। अपने को 2 दिन बाद क्या करना है वो नहीं पता रहता। ये लोग 1 साल के बाद का लोग अपॉइंटमेंट अभी से दे रहे थे। वो टाइम पे छुट्टी आए या कुछ भी आए, सीए नहीं सुनते, बोलते कि तुम्हारे स्टाफ को बुलाओ, छुट्टी है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम लोग ये तारीख को ही आएंगे, ये तारीख को चले जाएंगे, ये इतने दिन तुम लोग के स्टाफ को बोलो छुट्टी मत, हम लोग ऑडिट ये टाइम पे ही आके करें। हाँ समझ में, तो उन लोग का इतना फुल प्रूफ प्लान रहता है कि कितने दिन के अंदर ऑडिट करना है, टीम में कितने मेंबर्स रहेंगे, कौन क्या काम करेगा, रिपोर्ट कैसे बनाएगा, कौन साइन करेगा, कौन कैसे चेक करेगा, सब चीज का प्लानिंग पहले से रहना चाहिए। उसके बिना ऑडिट नहीं होता है कि जाके देखा आज शाम का 5 कैसे भी बजाना है, तो 1-2 फाइल लेके बैठ गए, चेकिंग किया, 5 बज गए, बैग उठाया, घर पे, आज का दिन खत्म। तो तुम लोग 1 साल ऑडिट करोगे तो भी खत्म नहीं होगा। समझा? ठीक है। नेक्स्ट ऑडिट एविडेंस, ये बार बार एंड तक आते रहेगा। तुम लोग को हर चीज का एविडेंस कलेक्ट करना है। एविडेंस यानी कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एक्सप्लेनेशन राइटिंग में, जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, जिस पे डाउट है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है लेकिन डाउट है, उसका एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, ये सब चीज तुम लोग का एविडेंस पे काउंट होगा। इसके ऊपर आगे पूरा डिटेल में अपन एक टॉपिक कवर करेंगे कि एविडेंस के टाइप क्या क्या रहते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं वगैरह। ठीक है, तो एविडेंस कलेक्ट करना ये ऑडिटर का एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल वर्ड को भी माइंड में फिट बिठाओ, ये बार बार एंड तक आते ही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन है ऑडिट का, 3-4 वर्ड्स है वो लिख के ही आने का, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, बाद में ऑडिट एविडेंस, प्लानिंग, ये सब जो वर्ड्स है ना ये सब बार बार आते ही रहे। ठीक है, तो ये लिख के आने का। इंटरनल कंट्रोल क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। इंटरनल कंट्रोल यानी ओवरऑल सिस्टम जो कंपनी ने सेट किया है, ऑडिटर ने नहीं, ओवरऑल सिस्टम जो कंपनी ने सेट किया है अकाउंटिंग सिस्टम को सेट करने के लिए। तो जब बैंक में जाओगे, ठीक है, पासबुक के लाइन में खड़े रहे, पासबुक में एंट्री पास कराओगे, ठीक है, पहले कैश भरा, पासबुक के लाइन में गए, पासबुक में जाके एंट्री करवाया, और वो एंट्री अगर नहीं आया तो वो दोनों को बोलता है आधा घंटा रुको, आधा घंटे के बाद एंट्री आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग का एक इंटरनल कंट्रोल है। एक बंदा एंट्री पास करेगा, कैश रिसीव करेगा,
लेकिन एंट्री को फाइनली सेव करने का राइट वो बंदे के पास नहीं रहेगा, वो किसी और बंदे के पास रहेगा। वो बंदा वापस एंट्री को चेक करेगा और फाइनली वो सेव करेगा। वो सेव करने के बाद में सिस्टम में एंट्री फाइनली सेव हुआ और उसके बाद में पासबुक में एंट्री आएगा, तब तक नहीं आएगा। हर बैंक में ये सिस्टम रहता है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल चेक। ठीक है, इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल का एक छोटा सा पार्ट है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है? तो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट अप बाय द मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी को कंपलसरी फॉलो करना है। समझ में आया? ठीक है। तो इंटरनल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ये अपने को चेक करना है। नेक्स्ट है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। फाइनली ऑडिट कंक्लूड होगा और रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट कौन से टाइप का बनेगा वो ऑडिटर खुद जज करेगा। ठीक है, ये आगे अपन सीखेंगे। रिपोर्ट का अलग टाइप क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ही भी है, देखो। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पहला। ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट या डिस्क्लेमर रिपोर्ट। ऐसे चार टाइप के ऑडिट रिपोर्ट रहते हैं। अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, ये अपन बाद में डिटेल में सीखेंगे। चार टाइप है अपने को डिटेल में। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दिया है, मिला? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लाइन में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू डिटरमाइन whether the financial statement present true and fair view of the financial position and financial performance of the business during the period। यहाँ तक टिक मार्क कर। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू बताना, ये मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस पे फ्रॉड एंड एरर ढूंढो, ये नहीं लिखा है। समझा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं वो चेक करना है। सेकेंडरी में फर्स्ट टाइम देखो, ऑडिटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मिला? उसके वही पैराग्राफ में थर्ड लाइन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफगार्डिंग द बिजनेस असेट रेस्ट विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम है कि बिजनेस के असेट्स को सेफगार्ड करो। इसका काम क्या है कि अगर कुछ एरर या फ्रॉड रहेगा तो उसको डिटेक्ट कर। ऑडिटर का ये काम नहीं है कि असेट्स को संभाल के रखो। समझ में आया? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू बताना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रॉड एरर को डिटेक्ट कर। ठीक है, उसके नीचे कुछ और अदर ऑब्जेक्टिव्स भी दिया है। उसके ऊपर का लाइन में देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, मिला? सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो जो वर्ड में बोल रहा हूँ सिर्फ वो हाईलाइट करो, वो रीड करके जाने का। वो सिर्फ याद रहेगा ना, बाकी का पार्ट तुम लोग अपने ऑन वर्ड्स में एलाबरेट कर सकते हो। उसमें देखो पहला, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है, चलो। दूसरा है स्टॉप इवेशन ऑफ टैक्स। टैक्स एवेशन को रोकना है। टैक्स एवेशन पता है ना? टैक्स का चोरी। ठीक है, उसको रोकना है। सेफगार्ड अगेंस्ट कैपिटल इरोशन। कैपिटल इरोशन वर्ड को हाईलाइट करके रखो। कैपिटल इरोशन है कि पब्लिक का पैसा मैनेजमेंट अपने पर्सनल पर्पज के लिए खा जाता है। तो ये इसका शार्क टैंक वाले का हुआ था ना अभी, वो एक जन को निकाल दिया भारत से, बराबर। अश्विन ग्रोवर। तो उसका जो किस्सा हुआ था कि फॉरेन ट्रिप्स वगैरह मारा और उसमें वाइफ बच्चा सभी को लेके फॉरेन ट्रिप मारा और उसका बिल कंपनी को चार्ज किया। तो हमें कंपनी बोल दी कि ये तो तुम्हारा पर्सनल ट्रिप था, इसका पैसा आपने को क्यों, कंपनी को क्यों चार्ज किया?
ठीक है, तो वो कैपिटल इरोशन है। ये पर्सनल पर्पज के लिए मैनेजमेंट पब्लिक का पैसा यूज कर, ठीक है। एंश्योर फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, फेयर रिटर्न को अंडरलाइन करो। ठीक है, नेक्स्ट है एंश्योर रीजनेबल प्राइस टू कस्टमर, तो रीजनेबल प्राइस को अंडरलाइन करो। फेयर कॉम्पनसेशन टू वर्कर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ये तो लोग एथिक्स वगैरह में आया रहेगा। CSR, ठीक है, CSR वगैरह चेक करो। सोशल ऑब्जेक्टिव्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट अपने जनरल जो पॉइंट से याद आए वो लिख के आने। यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक मत करो, बाकी का जैसे शेयर होल्डर, कंपनी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, शेयर होल्डर, कंपनी के एम्प्लॉइज, ठीक है, कस्टमर्स, कस्टमर को फेयर प्राइस, एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन, ठीक है, शेयर होल्डर को फेयर रिटर्न्स, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंट वगैरह को चेक करके आने का। अपने ऑन वर्ड्स में तो लोग अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितना पॉइंट लिखा है उतना ही लिखा। सोशल ऑब्जेक्टिव में वो लोग का वो भी आता है। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी क्या रहता है कि कंपनी सोसाइटी में रह के प्रॉफिट कमा रही है, तो सिर्फ खुद का बेनिफिट मत देखो, ओवरऑल सोसाइटी का भी बेनिफिट देखो, ठीक है। तो वो सब वो तुम लोग को लिख के आने। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग कट कर दो तो भी चलेगा, जो इनिशियल पैराग्राफ है वो, आगे जो तुम लोग को दिया है वो याद रखिए। हाँ, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न के लिए टैक्स ऑडिट कुछ कंपनीज को कंपलसरी है, वो लोग को टैक्स ऑडिट जब तक नहीं होगा टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बोरोविंग ऑफ मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जब भी बैंक से वगैरह लोन लोगे तो लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम डालने के टाइम पे तुम लोग के गोडाउन में अगर फायर ऑकर हुआ, स्टॉक जल गया, तो ऑडिट रिपोर्ट मांगेगा कि तुम लोग के गोडाउन में कितना गुड्स था, उसका वैल्यू का एक रिपोर्ट सीए से लेके आओ, ठीक है। सेल्स टैक्स पेमेंट, अगर सेल्स टैक्स पे करना है तो लोग ऑडिट रिपोर्ट मांगेंगे कि तुम लोग का बुक्स ऑडिटेड है कि नहीं, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट बैंक्रप्सी, अगर तुम लोग बैंक्रप्सी वगैरह फाइल कर रहे हो तो उस पर तुम लोग का ऑडिटेड अकाउंट्स के बेसिस पे तुम लोग का असेट्स एंड लायबिलिटीज का लिस्ट बनाया जाए, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल कंट्रोल यानी कि कंपनी का ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला, क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ऐसा सिस्टम सेट करो कि जिसपे एरर्स एंड फ्रॉड्स इजीली मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम लोग अमेजोन से प्रोडक्ट ऑर्डर बुक कर रहे हो, ठीक है। ऑर्डर जैसे बुक किया, कार्ट में डाला, ठीक है, तो वो दोनों को पहले एड्रेस पूछे, ठीक है, बाद में वो कार्ट में डालेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने पहले कार्ट में डाल दिया, एंड तक पहुंचे मैंने बोल दिया कि दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिलीवर टू योर एड्रेस। तो उस पर इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है कि जैसे तुम लोग को प्रोडक्ट को कार्ट में डालने को जाते हो, सिस्टम खुद, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया वो सॉफ्टवेयर खुद चेक करेगा कि ये पिन कोड पे ये प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं क्या, तो तुरंत मैसेज देगा कि दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिलीवर्ड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, सिलेक्ट अनदर लोकेशन। तो तुम लोग को दूसरा एड्रेस पूछेगा, अगर डाल सकते हो डालो, वरना प्रोडक्ट को छोड़ दो, ठीक है। वैसे कुछ प्रोडक्ट में मिनिमम 2 क्वांटिटी खरीदना पड़ता है, तो तुम लोग जैसे ऑर्डर को कार्ट में डालोगे तो तुम लोग को मैसेज देगा कि मिनिमम 2 क्वांटिटीज हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। इस पर डिलीवरी चार्जेस लगेगा, इस पर रिटर्न पॉलिसी है नहीं है, वो हर चीज वो पॉपअप बताएगा। तो वो तुम लोग का इंटरनल कंट्रोल है। तो वैसा सिस्टम रहना चाहिए कि जहाँ पे फ्रॉड एरर सिस्टम खुद फाइंड करे। बहुत सारे कंपनीज में तुम लोग को पेन ड्राइव लगाना ऑप्शन रहता ही नहीं है, डिसेबल रहता है। यानी कि तुम लोग को पेन ड्राइव का स्लॉट दिया रहेगा, लेकिन जब तुम लोग अटैच करोगे सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं करेगा। उन्हें सॉफ्टवेयर ऐसा डाला रहता है कि तुम लोग का सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव को ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देगा। तुम अगर कोई वेबसाइट ओपन करोगे, जैसे अगर फेसबुक ओपन किया तो वो ओपन ही नहीं हो, सिस्टम में डाला रहता है कि फेसबुक को ब्लॉक करो, इंस्टा फेसबुक, वरना एम्प्लॉय मस्त में बैठे काम कर रहे और चल क्या रहा है, तो फेसबुक इंस्टा चल रहा है। जैसे वो एक ये बहुत फेमस हुआ था कि एसबीआई की एक एम्प्लॉय थी, एक लंबा लाइन लगा लोगों का, और ये जो कंप्यूटर में जो इनबिल्ट गेम रहता है ना, वो कार्ड गेम्स वगैरह, वो कार्ड गेम खेल रहे, सॉलिटेयर,
वो सॉलिडिया खेल रहे थे और पीछे से किसी ने फोटो निकाला, तो वो बैठ के गेम खेल रही है, सामने लंबा लाइन चल रहा है वैसे, तो लोगों को लग रहा है कि वो एंट्री पास करी, काय का एंट्री, वो पत्ता घुमा रही है वैसे। तो ऐसा एक इंटरनल कंट्रोल ऐसा सेटअप करना है कि जिसपे फ्रॉड्स एरर्स वगैरह हो तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट इमीडिएटली हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ही ऐसे एजुकेट करो कि वो लोग खुद ही फ्रॉड एरर ना करें। ठीक है। बहुत सारी जगह पे तुम लोग अभी तो तुम लोग ने ज्यादा ऑफिस वगैरह का काम किया नहीं है, अगर किया रहेगा तो तुम लोग ने ऑब्जर्व किया रहेगा, बहुत सारी जगह पे डेस्क जो रहता है ना नॉर्मली, वो अपने सामने ऐसा पार्टीशन रहता है, तो पार्टीशन का डेस्क रहता है, उस पे जैसे अपन नोटिस बोर्ड पे नोटिस वो पिन लगाते हैं, तो वैसे वहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ रहता है और उसपे ना रूल्स रेगुलेशंस वगैरह लिखा रहता है कि ये करो ये मत करो वगैरह, और कभी कभी मोटिवेशनल कोड्स वगैरह लिखा रहता है कि कस्टमर फर्स्ट वगैरह। ठीक है, तो वो सब वहाँ पे लिखा रहता है। हाँ, वो चिपकाया हुआ रहता है अलग अलग जगह पे, कभी कभी वो सीलिंग में वो लोग लटका के रखते हैं वगैरह। तो ये सब क्यों रहता है, तो ये सब एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट करने के लिए, कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर आलस कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो ये सब देख के उसको याद है कि अरे तुझे ये नहीं कर। बीच बीच में मीटिंग्स वगैरह बुलाते हैं, मीटिंग में बॉस मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम रहता है, तो एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट होना चाहिए, वो कुछ गलत काम खुद ही ना करे, वैसा अपने को लोगों को ट्रेन करना, एजुकेट करना। ठीक है। सब ऑन पेपर की बात है, ऑफ पेपर कुछ अलग ही रहते हैं। Yes. चलो नेक्स्ट, एडवाइस टू द मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिट से फायदा क्या होता है कि एक मैनेजमेंट को एडवाइस मिलता है कि जहाँ पे कोई एरिया अगर वीक है, तो ऑडिटर वहाँ पे अपना ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है कि ये एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, इसको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली ये मैनेजमेंट को समझ में आता है कि नहीं ये एरिया को कैसे भी इम्प्रूव करें। मोरल चेक कैसे रहता है, अगर हमने कुछ काम किया और हमारा काम कोई चेक करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली अपन अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, प्रसाद सर नहीं है तो मैं आराम आराम से लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेगा तो रेम्यूनरेशन बढ़ेगा, तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रसाद सर ने सीसीटीवी लगा दिया और घर पे बैठ के देख रहे, तो मैं अच्छे से सिखाऊंगा, टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि वो देख रहे। अब वो नहीं देखते रहेंगे तो फिर मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चलेगा कि नहीं वो देख रहे। हाँ समझ गए, ठीक है। तो ये सब ऑडिट का एक बोलते हैं ना कि ये इफेक्ट रहता है कि जब ये ऑडिटर बाहर का एक बंदा आके चेक करता है तो अपने ऊपर एक बोलते हैं ना कि डर बैठता है कि अरे अपन अगर कुछ गलत काम किया और पकड़े गए तो गए काम से, नौकरी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंट्स। ऑडिट करने से अकाउंटिंग सिस्टम यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि ऑडिटर अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन रहेगा तो ऑडिट रिपोर्ट में वो रिमार्क देगा कि अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, इसके लिए एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि दो पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया है, तो लोग अकाउंट्स अगर ऑडिटेड है दोनों का, तो कोर्ट भी उसे एक्सेप्ट करेगा, सेटलमेंट फास्ट हो। देखिए अगर एक का अकाउंट्स ऑडिटेड है दूसरे का नहीं है, तो दूसरा बंदा क्लेम करेगा कि अरे इसका अकाउंट्स ऑडिटेड ही नहीं है, ये अगर कुछ गलत काम किया भी रहेगा तो मुझे कैसे समझेगा। ठीक है। तो ऑडिटेड अकाउंट्स का बेनिफिट है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड गुडविल। तुम लोग को फाइनल में ये सीएफआर के टॉपिक में ये दोनों आएगा, गुडविल का वैल्यूएशन और अदर असेट का वैल्यूएशन। तो इसमें जब भी अपन गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें बैलेंस शीट के वैल्यूज को अपन बेस बनाते हैं। तो बैलेंस शीट अगर ऑडिटेड रहेगा ना, तो वैल्यू जो हमने फाइंड किया गुडविल का, उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट रहेगा। लेकिन अगर बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं है, तो असेट ही मैनिपुलेटेड है, तो गुडविल का वैल्यू तो ऑब्वियसली मैनिपुलेटेड ही आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो भी अपने को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल होता है अगर अपना बुक्स अकाउंट प्रॉपरली ऑडिट हुआ है तो। आगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट दिया है, कोई भी 4 से 5 पॉइंट छोटे छोटे जो तुम लोग को याद आएगा वो लिख के आने का, और इसमें ये पॉइंट को रीड करने की जरूरत नहीं। ऊपर जो सिग्निफिकेंस लिखा ना अलग अलग एंगल से, वो ही मिक्स करके एडवांटेज में डाल दे। समझ में आया। नेक्स्ट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो।
इनहेरेंट यानी कि इनबिल्ट अपन बोलते हैं ना, जैसे मोबाइल में इनबिल्ट 64 GB का मेमोरी है वगैरह, ठीक है, तो वो इनबिल्ट है। वैसे ऑडिट में भी इनबिल्ट कुछ प्रॉब्लम्स लिमिटेशंस है, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है? पहला, जैसे मैंने बोला कि पूरे साल अपने को मिलता है अकाउंट्स लिखने के लिए, लेकिन ऑडिट करने के लिए 1 साल का टाइम नहीं मिलता है। ऑडिट करने के लिए हार्डली 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का टाइम मिलता है। तब वो सब कुछ चेक नहीं कर पाते, सैंपल चेकिंग करना पड़ता है। तो जैसे वो तुम लोग को स्कूल का इंस्पेक्शन का मैंने बताया कि अगर बाय चांस सपोज उसे रोल नंबर 29 बोला और वो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा निकला, और उसे रोल नंबर 45 बोला, वो सेकंड रैंक वाला बच्चा निकला, ठीक है, तो जो रोल नंबर बोल रहा है कोइंसिडेंटली वो टॉपर्स ही निकल रहे, इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनली वैसे हो रहा है, तो पूरा क्लास क्लियर हो जाए। और अगर ऐसे हुआ कि वो जो नंबर बोल रहा है वो लास्ट नंबर वाला ही बच्चा निकल रहा है, तो पूरा क्लास जाए, ठीक है। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। जब भी अपन सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो सैंपल जो हमने सिलेक्ट किया, भले ही कितना ही कैर करके सैंपल सिलेक्ट करो, लेकिन अगर सैंपल सिलेक्ट करने में गड़बड़ हो गए, ठीक है, तो जाए। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट ने 17 अक्टूबर को फ्रॉड वाला एंट्री पास की, ठीक है, 25 नवंबर को पास किए, ठीक है, और हमने 20 अक्टूबर से 20 नवंबर का टाइम पीरियड सैंपल के हिसाब से सिलेक्ट किया, तो 17 अक्टूबर भी निकल गया और 25 नवंबर भी निकल गया, तो वो मिला ही नहीं। समझा? अब ये तो अपने को तो नहीं पता रहेगा ना कौन से डेट के एंट्री में फ्रॉड एरर्स ऐसा है। तो इसके लिए ये पहला लिमिटेशन है कि अपन टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं, इन डिटेल इन डेप्थ चेकिंग नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा, एविडेंस। ऑडिट में जो अभी एविडेंस अपन कलेक्ट करते हैं वो परस्यूएसिव रहता है, कंक्लूसिव नहीं रहता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं प्रसाद सर के बुक्स अकाउंट को ऑडिट कर, प्रसाद सर के बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस सपोज 45,000 का है, तो मुझे कि प्रूफ बताओ, तो ना मुझे बैंक स्टेटमेंट दिया, बैंक स्टेटमेंट में 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है 45,000, लगे ठीक है चलो पास हो गए। अब पता चला बाद में कि बैंक स्टेटमेंट उन्होंने खुद प्रिंट निकाला है। आजकल तो भी नेट बैंकिंग से प्रिंट आता है, हाँ, ठीक है। अब मेरा खुद का ही ऐसे आई थिंक चार चार या 5 बैंक पे अकाउंट है। लास्ट जो एंट्री पास किया रहेगा वो 2 साल पुराना रहेगा पासबुक में। 2 साल भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, 4-5 साल पुराना एंट्री रहेगा लास्ट एंट्री। बाकी कभी मैं पासबुक का प्रिंट निकालने को जाता ही नहीं, घर पे ईमेल ही आ जाता है मोबाइल में, तो फिर बैंक में पासबुक एंट्री करवाने को क्यों जाए? हर महीने का ईमेल आता है, क्वार्टरली ईमेल आता है, नेट बैंकिंग में जाओ ईयरली स्टेटमेंट डाउनलोड होता है, तो उसमें सब कुछ मिलता है, तो अननेसेसरी लाइन में क्यों खड़ा है? पॉइंट समझा? अब वो स्टेटमेंट अगर मैंने डाउनलोड किया और उसको एडोब से एडिट कर दिया, तो ऑडिटर को कैसे समझेगा? नहीं पता चल सकता। तो इसमें परsuasive एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। यानी कि अगर मुझे प्रसाद सर का बैंक स्टेटमेंट दिया, उस पर 45,000 दिख रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, तो मैं बैंक पे जाके वेरीफाई नहीं करूंगा कि नहीं ये जेन्यून है कि, या मैं उनको ऐसे नहीं बोलूंगा मेरे सामने नेट बैंकिंग सब भी डाउनलोड करके बैठा। पॉइंट समझा? कंक्लूसिव एविडेंस नहीं। ओके, तो वापरी को नीचे पॉइंट्स दिया हुआ है। Point number 1, audit does not guarantee that all the material misstatement will be detected because the following inherent limitations of audit. First, test nature of audit. Audit का जो nature है वो test checking है, in detail checking नहीं है। ओके, नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, जो एविडेंस अवेलेबल है वो परsuasive है रादर देन कंक्लूसिव, ठीक है। तीसरा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
अगर कंपनी के बॉस ने आके ही एम्प्लॉय को बोला 5 लाख रुपया कैश निकाल के दे, एम्प्लॉय बोलता है कि सर एंट्री क्या पास करूं, बॉस बोलता है कि लिख दे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लिख दे एडवर्टाइजमेंट, और वो 5 लाख रुपया उठा के लेके गए। अब एम्प्लॉय को पता है कि ये फ्रॉड है, कंपनी का पैसा वो पर्सनल लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो आर्गुमेंट करेगा तो उसका जॉब जाएगा। तो अगर टॉप मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रहा है तो तुम लोग कितना भी पावरफुल सब एरर्स फ्रॉड डिटेक्ट करने का सिस्टम सेटअप करो, टॉप मैनेजमेंट तो उसको ओवरराइड करने ही वाला है, एम्प्लॉयज नहीं करेंगे, टॉप मैनेजमेंट को कौन रोकेगा? ठीक है, तो इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो कुछ लेवल के मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज है या मैनेजमेंट खुद है, वो लोग ये अपने पोजीशन का मिसयूज करके फ्रॉड एरर वगैरह करते हैं, ठीक है, ये डिटेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्टर हाथ लगा के मेडिसिन दे रहा है, दूसरा डॉक्टर उसके लिए चेकिंग करवा रहा है, तो ऐसे प्रोफेशनल जजमेंट हर ऑडिटर का अलग अलग रहेगा। एक ऑडिटर बोल रहा है कि नहीं, इसमें मुझे कोई फ्रॉड एरर नहीं दिख रहा है, अपन क्लीन रिपोर्ट देते हैं। दूसरा ऑडिटर बोल रहा है कि नहीं, मुझे इस पर डाउट आ रहा है, इसको चेक करना चाहिए। तो अगर अलग अलग ऑडिटर अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड वे ऑडिट करने का है ही नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर ऐसे बंदे के पास गया ऑडिट के जो हर चीज में डाउट क्रिएट करता है, तो वो एरर फ्रॉड ढूंढ लेगा। और अगर ऐसे बंदे के पास गया जो लोगों को भगवान के हिसाब से ही ट्रीट करता है कि नहीं, कोई फ्रॉड एरर कोई करता ही नहीं है, तो वो एरर फ्रॉड नहीं ढूंढ पाएगा। समझा? तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये भी एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट है मटेरियलिटी। अब ये वर्ड आगे चल के अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनने वाला है। मटेरियलिटी यानी क्या? मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, तो लोग उसको समझने को ट्राई कर। मटेरियलिटी यानी फॉर एग्जांपल, सपोज ये काम वाले भाई वगैरह आते हैं ना, झाड़ू वगैरह निकाल के जाते हैं, पोछा मारते वगैरह, तो ये हाउस कीपिंग का कॉस्ट, अपन सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बोला तो, और लोकल लोकल वर्ड में काम वाली बाई का पगार वगैरह, ठीक है। तो हाउस कीपिंग का कॉस्ट, अब पॉइंट ये है कि हाउस कीपिंग के कॉस्ट को पीएनएल में सेपरेटली शो करेगी। पीएनएल में बहुत सारे एक्सपेंस है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज वगैरह, तो हाउस कीपिंग कॉस्ट उसको भी अलग से बताएगी। ऑप्शन में देता हूँ, एक ऑप्शन कि तुम पीएनएल में हाउस कीपिंग कॉस्ट करके अलग से बताओ, तो हाउस कीपिंग कॉस्ट करके। और दूसरा ऑप्शन कि जो जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस रहेगा, उस पर डाल दो, ठीक है। तो क्या फेल होता है तुम लोग? जनरल मिसलेनियस में डाल दे, ठीक है। ये अपना प्रोफेशनल जजमेंट है, ठीक है। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट कंपनी टू कंपनी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है देखो, प्रसाद सर के क्लास में यहाँ पे अगर हाउस कीपिंग का कॉस्ट रहेगा, तो महीने का 500, 1000, 2000 रुपया कॉस्ट है, 2000 रुपया महीने का पकड़ा तो 20 साल का 24,000, ठीक है। तो उसको जनरल मिसलेनियस में डाल दिया 24,000 को, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं। लेकिन वही अगर तुम लोग कोई बड़ा ऑफिस इमेजिन करो, जैसे रिलायंस का ऑफिस, ठीक है, कोपर करने स्टेशन के सामने पूरा बिल्डिंग है, 10-12 माले का बिल्डिंग, पूरा कांच का बिल्डिंग। अब उसमें हाउस कीपिंग का कॉस्ट इमेजिन करो, जैसे मॉल वगैरह में क्लीननेस रहता है, वैसा क्लीननेस वहाँ पे रहता है, कंटिन्यू एक स्टाफ 24 घंटा वो पोछे मारते रहेगा, झाड़ू निकालते रहेगा। और वैसे हर फ्लोर पे एक बड़ा सा टीम रहता है जो हर फ्लोर का क्लीनिंग करता है, वॉशरूम्स क्लीन करेगा। और उसके अलावा एक ऐसा हाउसकीपिंग का स्टाफ रहेगा जो बाहर का बिल्डिंग का कांच वगैरह साफ करेगा। वो हर महीने वो लोग वो रस्से से उतरेंगे, रोप से उतरेंगे, और वो बाहर का कांच वगैरह साफ करेंगे। वो लोग का हाउसकीपिंग का कॉस्ट साल का लाखों में आते रहेगा, बहुत बड़ा अमाउंट। क्योंकि हाउसकीपिंग का ही वो लोग का जो स्टाफ रहेगा अकेले कोपर करने बिल्डिंग का, वो कम से कम 100 से 150 लोगों का रहेगा, कम से कम। पॉइंट समझा? ठीक है। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट टू मीन्स मैटर टू मैटर, कंपनी टू कंपनी मटेरियलिटी चेंज होता है। तो एक जगह पे, यहाँ पे क्लासेस का एग्जांपल या तो छोटे लेवल पे
हाउस कीपिंग का कॉस्ट खाली 24,000 आ रहा है। अगर रुपीज इन लैक्स पे राउंड ऑफ किया तो 0.24 होगा, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, लेकिन वही अगर कंपनीज का गिना तो 50 लाख 60 लाख इतना अगर कॉस्ट आ रहेगा हाउस कीपिंग के ऊपर, तो वो एक बड़ा अमाउंट होगा, तो उसको सेपरेटली शो करना ही पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी यानी कि जो इंफॉर्मेशन बताने से रीडर का माइंड चेंज होता है, वो मटेरियलिटी में काउंट होता है। यानी कि इंफॉर्मेशन बताया, दोनों पहले हाँ बोल रहे थे, इंफॉर्मेशन बताने के बाद दोनों ना पे आ गए, तो मटेरियलिटी में काउंट होगा। लेकिन पहले हाँ बोल रहे थे, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, तो ना कभी भी हाई बोल रहे हो, तो मटेरियल नहीं है। अभी बोलने में 24 लाख बोला, ये 20 से कम ही है, लॉजिकली नहीं है कि 24 लाख ही अपना क्लास में बोला तो एक्सेप्टेड ही नहीं। पॉइंट समझा? ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म है मटेरियलिटी। ये सब्जेक्ट मीन्स पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन ये चेंज होता है। ठीक है, अगर कोई बड़ा सा कंपनी है जिसका टर्नओवर ही 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ वगैरह है, और उसको अगर बोला कि 2 लाख का एक्सपेंस है 3 लाख का एक्सपेंस है, पीएनएल में लिख सेपरेटली, बोलेगा कि नहीं, वो राउंडिंग ऑफ एरर में जाता है। क्योंकि वो रुपीज इन करोड़ में लिखा, और उसे अगर सपोज 0.568 करोड़ है, और उसे सपोज 561 करोड़ है, तो 0.561, तो उसे वन को छोड़ दिया, 0.56 लिया, तो वो जो वन छोड़ दिया ना, वो 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया राउंडिंग ऑफ पे चला गया। 1 लाख राउंडिंग ऑफ में। एक जूनियर स्टाफ का पगार रहेगा साल का। पॉइंट समझा? ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर होता है, तो मटेरियलिटी की वजह से अपना जो जजमेंट है वो चेंज होता है। इसके लिए भी ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन में काउंट होता है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन में क्या क्या पॉइंट आया? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट है, अपन सब कुछ चेक नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 2, जो एविडेंस है वो परसुएसिव है, कंक्लूसिव नहीं। तीसरा, इंटरनल कंट्रोल, उसको टॉप मैनेजमेंट ओवरराइड करता है, तो अगर वो लोग ही फ्रॉड करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल नहीं पकड़ पाए। फोर्थ पॉइंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रहेगा, तो प्रोफेशनल जजमेंट हर ऑडिटर का डिफरेंट रहेगा, तो इसके वजह से हर एगर फ्रॉड नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है, तो इसके वजह से कोई ऑडिटर एक आइटम को मटेरियल बोलेगा, वही सेम चीज दूसरा ऑडिटर बोलेगा कि मटेरियल नहीं है, तो उसके वजह से फ्रॉड्स एरर्स वगैरह पकड़े नहीं जाते। समझ में आया?